हेलो मेरे दोस्तों, अभी आपको पता है एमसीक्यू वाली आपने आई होप वीडियो देखी होगी। तो ये केस बेस्ड स्टडी है। तो 3 केस बेस्ड स्टडी आपके साइंस में आएंगे, तो मैंने सोचा कुछ केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना आपको। जरा आइए, अब हम केस बेस्ड स्टडी वाले को अगर हम देखें तो पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। पहली चीज नंबर 1 चीज ये है कि पहले आप इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप अगर ये आपको दिख रहा होगा तो आप पढ़ेंगे, और नहीं दिख रहा होगा तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। देखो अभी आई होप अब आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है। जरा एक बारी मैं भी पढ़ के बता देता हूँ और आप भी पढ़ लो साथ में मिलजुल के, ठीक है। कहता है, इन्होंने कुछ ओम्स लॉ के ऊपर एक केस स्टडी गिवन है, ठीक है। ओम्स लॉ के ऊपर कौन से लॉ, एक बार बोलना जरा। ओम्स लॉ के ऊपर केस स्टडी गिवन। उन्होंने ये कहा हुआ है, in 1827 a German physicist, George Simon Ohm is found out the relationship between current I and following in a metallic wire and the potential difference across the terminal। सर उन्होंने कहा था कि कोई एक साइंटिस्ट था इस फलाना ढिमकाना टाइम में, उन्होंने एक रिश्ता ढूंढ लिया किसके बीच में, कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ही स्टेटेड, उसके बाद उन्होंने स्टेट क्या किया, उन्होंने लॉ क्या दिया। ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर, उन्होंने ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मेटेलिक वायर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोलते हैं, I बोलते तो करंट, याद रखना। अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। उन्होंने कहा अगर एक वायर के अंदर अगर यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तब कब तक, जब तक इस वायर का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब तक ऐसा रहेगा, जब तक इस वायर का टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है सरकार। यही है ओम्स लॉ, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ दे रखा, यही याद करके जाना। यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको याद करके जाना होगा और अच्छे से वहां पे समझना होगा। करेक्ट बात है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही हुई है, उन्होंने ये कहा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द डिफाइन एज द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड ऑफ अ करंट फॉलोइंग थ्रू इट। हाँ सिंपल है, उन्होंने कहा जो आर है ना, आपको तो पता है ना ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है क्या, ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू में R होता है ओम्स लॉ। तो उन्होंने यही कहा है जो करंट होगा वो B और V अपॉन में R का रेशियो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें बताया है R का रेशियो क्या होता है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्वल टू V अपॉन में I आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, वोल्टेज अपॉन में करंट के बराबर होगा। तो बस यही बात उन्होंने बोला हुआ है, ये सब तो आपको पहले से पता है। और मैं पढ़ता हूँ, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजिली थ्रू द सेम मटेरियल देन अदर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर्स हाउ मच द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन इट। कहता है रेजिस्टेंस वो होता है जो किसी भी वायर के अंदर फ्लो हो रहे करंट को रोकने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है सरकार, कुछ ग्राफ दे रखा है और कुछ प्रश्न भी हैं, आप देखिए जरा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। दिख रहा है आपको। पहला सवाल उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल उन्होंने ये कहा हुआ है, देखिए ग्राफ दे रखा है, ग्राफ है यहाँ पे। अगर मैं बता देता हूँ, ये I है, ये V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों ये दे रखे हैं, ठीक है सर। अब उन्होंने कहा हुआ है ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये R1 R2 R3 का ग्राफ, पहला ऊपर वाला R1, दूसरा R2, लास्ट वाला R3 है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा हुआ है, कहता है व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अभी बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर, ओम होती है। अगला क्या, डिफाइन ओम्स लॉ, कहता ओम्स लॉ को डिफाइन करो। तो अभी तो मैंने बताया था, यहां से आपको यहां तक छाप देना है, ओम्स लॉ को डिफाइन करो। तो ओम्स लॉ यहाँ तक लिखा हुआ, ये छाप देना, ओम्स लॉ आ जाएगा। और ओम्स लॉ आप रट के जाना, कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। तीसरा कहता है फ्रॉम द ग्राफ विच रेजिस्टेंस हैव द हायर रेजिस्टेंस।
आपको बताना है फ्रॉम ग्राफ विच रेजिस्टेंस हैव हाई रेजिस्टेंस। आपको इस ग्राफ से देख के ये बताना है कि किसके पास सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अब देखो जरा, किसके पास सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन में I, याद रखना। अब समझो जरा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोल्टेज होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा वोल्टेज होगी और जिसके पास सबसे कम करंट होगा, तो उसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस उसी का ज्यादा होगा जिसके पास करंट कम होगा और वोल्टेज सबसे ज्यादा होगी। जरा ग्राफ में देख ले, जरा ग्राफ में देख ले, R3 के पास वोल्टेज सबसे ज्यादा है और रेजिस्टेंस करंट सबसे कम है। R3 के पास करंट सबसे कम है, वोल्टेज सबसे ज्यादा है, तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए थी, करंट कम चाहिए था, तो ही R ज्यादा होगा। तो R3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। R3 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके पास सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। R3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, अगर कभी पूछे कि ऐसे ग्राफ का कंपैरिजन दे, आएगा जरूर ऐसा एक क्वेश्चन, अगर कभी ऐसे ग्राफ का कंपैरिजन दे तो R को अगर मैक्सिमम रखना है, अगर R को आप मैक्सिमम रखना चाहते हो तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू कम, तभी R सबसे ज्यादा होएगा। ठीक है सरकार, ये केस स्टडी थी इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। आपने ये देखी, ऐसे ही करके आएगा, ज्यादा टफ होती नहीं केस स्टडी, आप इजिली इसे कर पाएंगे। ठीक है सर, अगली केस स्टडी जरा इधर देखो, एक बारी मैंने पैनल पे सेट किया हुआ, एक बारी आप रीड करो, देन आई विल गिव द आंसर। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही केस स्टडी आने वाली है, तू याद कर लो। सर मेरा फोन गिर गया है, पर टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, फोन नहीं उठाऊंगा ना जी ना। इधर देखिए, एक बारी केस स्टडी तो पढ़िए तो जरा। इसने कहता है इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज अ लाइट ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ प्लांट parts grow in these directional or tropic movement can be either toward the stimulus or away from it, so two different kinds of photo। देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब बोल दे मेरे दोस्त लाइट, फोटो मतलब बोलना लाइट, और ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट, ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट। तो अगर मैं कहता हूं फोटोट्रॉपिक, तो लाइट का मूवमेंट किसकी तरफ होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ अ प्लांट किसकी तरफ होगा, लाइट की तरफ हो जाएगा। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिक का मतलब है मूवमेंट। तो जब प्लांट का मूवमेंट लाइट की तरफ हो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक, हाँ या ना। अब अगला मैं कहता हूं हाइड्रो और फिर कहता हूं ट्रॉपिक। अब जरा समझो, हाइड्रो का मतलब पानी, ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट। तो पौधे का मूवमेंट अगर पानी की तरफ होगा तब हम उसे बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब अगर पौधे का मूवमेंट लाइट की तरफ होगा, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट होता है, तब हम उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिक, हाँ या ना। ठीक है, ये बस यही वो बोल रहा है कि मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं आगे, कहता है हाउ डज दिस प्लांट हेल्प इन प्लांट, हाउ डज दिस, कि ये जो मूवमेंट होते हैं प्लांट में कैसे मदद करते हैं। ये कहता है प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downward while the shoot usually grow upwards and always and away from the earth. This upward and downward growth of the shoot and root respectively in response to pull of the earth gravity, obviously geotropism। अगला आता है geotropism, सुन ले मेरी बात को, सुन। अगला क्या है सर, जियोट्रॉपिज्म। ये लिख लिया आपने, हाइड्रो मतलब पानी, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, जो पौधे का मूवमेंट पानी की तरफ हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगला है जियोट्रॉपिज्म, याद कर क्या मतलब है जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो इज द रूट वर्ड, याद रख ले, जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अगर कभी भी पौधा अर्थ की तरफ मूवमेंट करता है तो उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड द अर्थ। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ द रूट्स टुवर्ड वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है सर, यही बात उसने बोली, तूने लिख लिया ना, ये लिख ले। अगर ये इसमें नहीं आया तो 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में नहीं आया तो मैच द फॉलोइंग में आएगा, पर आएगा मेरे जिगर के टुकड़े। तू सुनता क्यों नहीं, सुन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला देखो, इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कैमो रिफर्स फॉर, असर अगला है
कैमोट्रोपिज्म। देखो कैमो रिप्रेजेंट करता है केमिकल को, तो व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कैमोट्रोपिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अब इतने पेपर में आया था ये, एक और आ गया, अगला है सर केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म का मतलब सुन ले। केमोट्रोपिज्म का मतलब होता है कैन बी थिंक एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। वन एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल नोट कर, अभी नोट कर, इज द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। कहता है पॉलन ट्यूब का, केमोट्रोपिज्म का मतलब है कि ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब होती है ना उसकी ग्रोथ होती है, कहाँ के लिए, ओव्यूल के लिए। अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इधर देख लेना, इसमें क्या ऐसे होता था, मैं प्लांट बना के दिखाऊं क्या, अभी एक प्लांट बना के दिखा दो छोटा मोटा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपके लिए प्लांट बनाऊं, देखो जब प्लांट बनता था ना तो ये ऊपर स्टिग्मा होता था और ये नीचे जाके ऐसे बनती थी ओवरी, हाँ या ना, ओवरी बनती थी। तो अगर स्टिग्मा, अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलन ग्रेन यहाँ से धीरे 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 करके ओवरी तक आ जाता है, तो इस ग्रोथ को हम कहते हैं केमोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं, केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टू ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ द pollen tube to the ovary is called chemotrophism। याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सरकार, चार चीजें मैंने बोला, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में प्लांट लाइट की तरफ मूव करेगा। अगला का हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में प्लांट पानी की तरफ मूव करेगा। अगला का मैंने जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म मतलब प्लांट मूव करेगा अर्थ की तरफ, जियोट्रोपिज्म। अगला है केमोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म में जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें जो पॉलन ट्यूब होता है, पॉलन ट्यूब कहाँ के लिए निकलता है सर, ओव्यूल के लिए निकलता है। ओव्यूल मतलब ओवरी के लिए निकलता है। तो पॉलन ट्यूब की अगर ग्रोथ होती है ओव्यूल के लिए, पॉलन ट्यूब की अगर ग्रोथ होती कहाँ, ओवरी के लिए, दिस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो केमोट्रोपिज्म समझ में आ गया। और क्या बचा, दैट इज ऑल। बस ये इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ये बातें समझ में आ गई पंचायत। अब देखो जरा अगला सवाल, अब मैं मिटा रहा हूँ सब। ये देखो इसमें ये दे रखा है, और देखो ये कुछ प्लांट के बारे में कुछ दे रखा है, ये प्लांट है, ये उसने ये बोला हुआ है पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इधर कहते हैं नेगेटिव। देखो ऊपर जा रहा है, कोई चीज ऊपर जा रहा है, कोई भी चीज अगर ऊपर जा रहा है तो ये अर्थ से नेगेटिव में है। अगर कोई चीज ऊपर जा रहा तो कहाँ पे हो जाएगा, अर्थ से नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अर्थ से ऊपर जा रहा है ना, अर्थ से ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ की तरफ जाए, अर्थ से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव जियो। अब ये पॉजिटिव जियो मतलब अर्थ की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जियो। ठीक है, जियो वाली सिम नहीं, जियो मतलब होता है अर्थ, जीईओ। ठीक है सर, इधर देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंखों आंखों में कर दूंगा इसे मैं, कहाँ कहाँ पे, सिर्फ आंखें भी काफी है, आंखों आंखों में होगा, जो भी होगा आज आंखों में होगा। देखो पहला सवाल कहता है व्हाट डज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, कहता है वेयर डज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। कहता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म पौधे में कहाँ होता है। अब सुन, फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड द लाइट, कहाँ को मुड़ना चाहिए, लाइट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अब ये बता पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो लाइट की तरफ नहीं जाता, अंधेरे की तरफ जाता है। तो एक ही ना भाई साहब, पौधे में जो जड़ होती है ना वो लाइट की तरफ नहीं जाती। ये पौधे के जो शूट है, जो तनी है, जो पत्तियां हैं वो तो लाइट की तरफ जाती है, पर जो ये पौधे की जड़ें हैं वो धरती में जाती है, वहां अंधेरा है। ठीक है ना, तो उसने यही पूछा है वेयर डज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अपोजिट चले, किससे, लाइट से। फोटो का मतलब लाइट, लाइट से अपोजिट जो चलेगा उसे हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो अब कहाँ पे चलता है सर, शूट मतलब रूट में चलता है, रूट विल बी द आंसर। ठीक है, जड़ ऐसी जगह है जहां पे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, अगला सवाल जरा देखिए, कहता है फोटोट्रोपिज्म इन शूट, फोटोट्रोपिज्म इन शूट इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द विच प्लांट हार्मोन। सर प्लांट हार्मोन में आपको याद रखना है, एक ऑक्सिन है, एक एब्सिसिक एसिड है, एक साइटोकाइनिन है, एक गिबरेलिन है। ये सारे हार्मोन्स होते हैं, इनके काम होते हैं, सारे हार्मोन्स याद कर ले, आएगा जरूर, बता रहा हूँ, नहीं याद किया ना। ठीक है, तो एक चीज याद रख लीजिए, कहता है फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब जो पौधे की, जो पौधा है ना वो लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। तो कौन से हार्मोन के कारण बढ़ता है, तो याद रख लो ऑक्सिन। ये बोलना मेरे पीछे बोल,
ऑक्सिन हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही जो पौधा है वो रोशनी की तरफ उगता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है सर। फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है? ऑक्सिन के कारण। फोटोट्रॉपिज्म क्यों होता है? ऑक्सिन के कारण। अगला, सारे हार्मोन के काम सुनूंगा मैं, कमेंट पे लिखने का। सारे हार्मोन को लिखने का कमेंट में। पहला ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, गिबरेलिन है, ये एब्सिसिक एसिड, सारे हार्मोन इनके काम लिख। ठीक है, आएगा जरूर। अगला है, कहता है डेंड्रिल्स एग्जिबिट्स ट्विनिंग ऑफ डेंड्राइल्स शो विच टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है सरकार। कहता है ये जो ट्विनिंग होती है पौधों की, तो वो उसमें कौन सा मूवमेंट होता है? तो आप इसके लिए याद कर लो, इसे कहते थेमोट्रोपिज्म। कौन सा ट्रोपिज्म? थेमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म। ठीक है सर, याद रख लो, दिस इज कॉल्ड थेमोट्रोपिज्म। याद रहेगा क्या? ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। थिग्मो, यहाँ पे जे लगा दीजिए, थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है सर। डेंड्राइल्स मतलब आपस में मिल जाते हैं तो इट्स कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। इसे ब्लैक कलर तो सही है पर फिर भी नहीं दिखेगा तो मैं इधर दोबारा लिख देता हूं। दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म याद रख लीजिए, जब पौधा मूवमेंट करता है ट्विनिंग के साथ में। ठीक है, याद रहेगा ना? ये है थिग्मोट्रोपिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी नया थिग्मोट्रोपिज्म इज कॉल्ड, ट्विनिंग के लिए यूज होता है। अगला और में देखो, इफ द स्टेम ग्रो टुवर्ड द सनलाइट एंड द रूट ग्रो जस्ट अपोजिट टू इट, देन व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट द स्टेम। इट कहता है, देख उसने कहा हुआ है स्टेम ग्रो करता है सनलाइट की तरफ। जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ जा रहा है और जो रूट्स है उसके अपोजिट में जा रही, नीचे जा रही है ना? तो जो स्टेम है वो लाइट की तरफ जा रहा है, जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रही है। देन व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट द स्टेम इट इज। तो स्टेम के अंदर कौन सा मूवमेंट हो रहा होगा? स्टेम के अंदर ऑब्वियस सी बात है, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है ना, तो स्टेम के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है? देखो, सोच के देखो, जब पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये बात तो समझ में आ गया, पत्तियां ऊपर की जा रही, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जड़ें नीचे की तरफ जा रही हैं, ये बात समझ में आ गया, तो ये तो है जियोट्रॉपिज्म। लेकिन यार जो तना है, जो स्टेम है, वो कहाँ को जा रहा है? उसमें कौन सा मूवमेंट होगा? फोटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा मूवमेंट होगा? देखो जरा, जो तना है ना धरती के अंदर नहीं घुसता बाबूजी, तना ऊपर बढ़ता है ना? स्टेम जो होती है वो धरती के अंदर नहीं जाता, ऊपर जाता है, इसीलिए इस कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों होगा पता चला? क्योंकि जो स्टेम होती है ना, जो स्टेम होती है वो आगे की तरफ जाती है, सूरज की रोशनी की तरफ जाती है, इसीलिए होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना? रूट नीचे की तरफ जा रही तो जियोट्रॉपिज्म, स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट को आप बोल सकते हो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट को क्या बोल सकते हो? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है सर, तो ये भी केस स्टडी खल्लास होगी। अगली बार की मैं अगली वीडियो में कवर हो सकता है कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।